But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We're going to do it the hard way. We need Greenland for national security. Greenland. आखिर आइस की तह से ढका हुआ ये आइलैंड अचानक दुनिया की अटेंशन का केंद्र कैसे बन गया? क्या वजह है कि अमेरिका इतनी शिद्दत से ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है? इसकी जो असल वजह है वो मिनरल्स, ऑयल या अमेरिकन सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी अहम कि वह पूरी दुनिया की व्यवस्था भी बदल सकती है। एंटरटेनमेंट प्लस की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के करीब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका 80% हिस्सा बर्फ की मोटी लेयर से ढका हुआ है। वैसे तो एरिया के हिसाब से ये सऊदी अरेबिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ रहने के काबिल इलाका इतना कम है कि पूरे ग्रीनलैंड में महज 57,000 लोग ही रहते हैं, वो भी तटीय पट्टी पर जहां बर्फ काफी कम है। टेम्परेचर की बात की जाए तो -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ के लिए एक नॉर्मल बात है, और फ्रेंड्स, कुछ हिस्सों में तो -50 भी रोज का सामान्य है। गर्मियां यहाँ सिर्फ इतनी देर के लिए ही आती हैं, जितनी देर के लिए मिडिल ईस्ट में सर्दियां आती हैं, खींच कर 10 डिग्रीज, वो भी दिन की कड़कती धूप में। जिस ग्रीनलैंड में खून जमा देने वाली ठंड हो, वो बर्फ का ढेर आज दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान एक कोल्ड वॉर का केंद्र कैसे बन गया है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि हमें किसी भी सूरत ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना है, फिर चाहे उसमें मिलिट्री ऑपरेशन का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। सिर्फ एक बार नहीं, ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड को पाने की इच्छा की है, और ट्रंप की इसी जिद ने जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स को फिक्रमंद कर रखा है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली ये किंगडम ऑफ डेनमार्क के कंट्रोल में आने वाला एक ऑटोनॉमस रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन जाए। लेकिन आपको ये बात भी बताता चलूं कि ट्रंप वह पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की हो। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हमेशा अपनी नेशनल सिक्योरिटी का एक लाजिमी हिस्सा समझा है। ईयर 1867 तक अलास्का भी रशिया का हिस्सा होता था, और फिर अमेरिका ने उसको महज 2 सेंट्स पर एकड़ के हिसाब से खरीद लिया, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही आर्कटिक रीजन में अपना राज कायम रखना चाहता है। उस वक्त पहली बार ग्रीनलैंड और आइसलैंड को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने इस प्लान को मजाक में उड़ा दिया। उसके बाद साल 1910 में अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टाफ्ट ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकामी मिली। उसके बाद असल मोड़ तब आया जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली, ताकि नाजी फोर्सेस वहां अपनी बेसेस न बना सकें। जंग खत्म होने के बाद 1946 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क को $100 मिलियन का गोल्ड ऑफर किया, और उसके बदले ग्रीनलैंड मांग लिया। डेनमार्क ने उस वक्त भी जमीन बेचने से इनकार किया, पर अमेरिका को इतनी इजाजत दे दी कि वो वहां अपनी मिलिट्री बेसेस बना ले। वैसे एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका जरूर रॉन्ग है, लेकिन वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है जो ग्रीनलैंड को पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप के इस सख्त लहजे के पीछे कई वजहें मालूम होती हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलास मदुरो की गिरफ्तारी और वहां कब्जा करने के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसकी एक वजह तो है नेशनल सिक्योरिटी। देखा जाए तो ग्रीनलैंड की आर्कटिक में लोकेशन कुछ ऐसी है कि वह रशिया और अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए तो जो कोई ग्रीनलैंड पर होल्ड करेगा, ऑटोमेटिकली उसका कंट्रोल पूरे आर्कटिक रीजन में बेहतर हो जाएगा। पर ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। वहां की पैसिफिक स्पेस बेस में आज भी 10,000 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं। असल में ग्रीनलैंड है तो डेनमार्क के होल्ड में, लेकिन वहां के रहने वाले लोग काफी अरसे से अपना अलग मुल्क चाहते हैं, यानी कि आजादी। और डेनमार्क भी कोई पावरफुल किंगडम नहीं है। वो अपने बजट का आधा हिस्सा ग्रीनलैंड को फंड्स की सूरत में देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई आर्मी नहीं है। ट्रंप को खतरा है कि अगर कल को ग्रीनलैंड आजाद हो गया तो हो सकता है वो वहां अमेरिकन बेसेस हटाने की डिमांड कर दें, या फिर किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तभी अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि ग्रीनलैंड की अपनी कोई आर्मी नहीं है। वहां डेनिश डिफेंस फोर्सेस हैं, जो ट्रंप के ख्याल में काफी कमजोर है।
ट्रंप ने तंजिया अंदाज में कहा है कि वो ग्रीनलैंड को 2 कुत्तों वाली स्लेट से क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे। बेशक ट्रंप की बात किसी हद तक सही हो, लेकिन पूरी दुनिया को उनकी नीयत पर शक है, क्योंकि अमेरिका का पास्ट इंप्रेशन ही कुछ ऐसा रहा है। उन्होंने इराक पर हमला किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर, पर असल में वहां कुछ नहीं मिला। 1964 में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया ये बहाना बनाकर कि वियतनामीज जहाजों ने गल्फ ऑफ टॉनकिन में अमेरिकन जहाज उस मैडॉक्स पर हमला किया है, लेकिन 2005 में भांडा फूटा और पता चला कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था। 2011 में अमेरिका ने लीबिया को निशाना बनाया। कहा गया कि कर्नल गद्दाफी वहां नरसंहार कर रहे हैं, जबकि बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असल में कर्नल गद्दाफी गोल्ड डिनार करेंसी बनाकर डॉलर की मोनोपोली खत्म करना चाहते थे। ये सब इस नई करेंसी को रोकने के लिए किया गया। तो तारीख को देखते हुए इस बार भी ऐसा समझा जा रहा है कि ग्रीनलैंड को रशिया से खतरे का बहाना बनाकर अमेरिका वहां कब्जा करके सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि बाकी रिसोर्सेज पर भी कंट्रोल करना चाहता है। सिक्योरिटी से हटकर बात की जाए तो ग्रीनलैंड दुनिया के उन चंद इलाकों में से एक है जहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। ये मिनरल्स इतने अहम हैं कि आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें ऑक्सीजन कहा गया है। ग्रीनलैंड में एवरेज बर्फ की लेयर 2 किलोमीटर डीप है, और क्योंकि ये बर्फ करोड़ों साल पुरानी है, तो यकीनन यहाँ अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज भी होंगे। जियोलॉजिकल सर्वेस के मुताबिक ग्रीनलैंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 8वां सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें नियोडिमियम है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और टरबाइन्स के मैग्नेट्स बनते हैं। गलियम है जो एआई चिप्स और रडार सिस्टम्स में काम आता है। यूरेनियम है जो न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल होता है, और सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल्स बनाने में फायदेमंद है। ये सारे एलिमेंट्स हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए काफी फायदेमंद हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया में इन मिनरल्स की सप्लाई के 90% हिस्से पर चाइना का कंट्रोल है, और रिसेंटली चाइना ने इन मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर लिमिट्स भी लगाई है, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज को प्रेशर में लाया जा सके। ये भी सच है कि आने वाले वक्त में उसी को ही पावरफुल माना जाएगा जिसके पास इन मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल होगा। ये भी एक वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के इन मिनरल्स को हासिल करके चाइना की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं। बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सर्वेस के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड के नीचे ही 31 अरब बैरल्स ऑयल का भंडार है, और बाकी पूरे ग्रीनलैंड में कितना ऑयल है उसका अंदाजा आप खुद लगा लें। सिक्योरिटी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ऑयल से हटकर इंटरनेट केबल्स की सिक्योरिटी भी एक बड़ी वजह है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का इंटरनेट और संचार की व्यवस्था समंदर के नीचे बिछी हुई केबल्स के जरिए चलती है। ग्रीनलैंड का स्टेटस ऐसा है कि यहाँ से गुजरने वाली केबल्स अमेरिका और यूरोप को आपस में जोड़ती हैं। रशिया की कोस्ट वेसल्स अक्सर इन केबल्स के आसपास देखी गई हैं, और अमेरिका को डर है कि जंग की सूरत में रशिया इन केबल्स को काटकर कम्युनिकेशन को तहस नहस कर सकता है। उनका मानना है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होगा तो यूरोप और अमेरिका के बीच आर्कटिक समंदर में ये केबल्स भी सिक्योर रहेंगी। इसके अलावा अगर आप ग्लोब को देखें तो ग्रीनलैंड हमारी दुनिया के टॉप पर मौजूद है। यहाँ पिटाफिक स्पेस बेस है जहाँ मौजूद रडार रशिया से निकलने वाले किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के फौरन बाद डिटेक्ट कर सकता है। अगर ये मिसाइल अमेरिका की तरफ फायर किया गया तो वह पैसिफिक या अटलांटिक ओशन के ऊपर से नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका की ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं होगी तो ये सीधा सादा अमेरिका मेनलैंड को खतरा है। और सबसे अहम वजह जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा वो है नया ट्रेड राउट। सदियों से इंसान एक ऐसे रास्ते की तलाश में है जो यूरोप और एशिया को जल्द से जल्द मिला सके। पुराने जमाने में समुद्री जहाजों को पूरे अफ्रीका या साउथ अमेरिका का चक्कर काटकर जाना पड़ता था। फिर सुइज कैनाल और पनामा कैनाल बनाए गए, जिससे महीनों का सफर हफ्तों में बदल गया। लेकिन आर्कटिक ओशन का रास्ता हमेशा बर्फ से बंद रहा, और यह रास्ता कार्गो शिप्स के लिए पार करना इम्पॉसिबल समझा जाता था। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की वो सदियों पुरानी सख्त बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। इससे एक नया समुद्री रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक समुद्री जहाज चाइना से लंदन जाना चाहता है तो सुइज कैनाल के बजाय इस नए आर्कटिक रास्ते से उसे लगभग 9000 किलोमीटर कम सफर करना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि न सिर्फ करोड़ों डॉलर्स का फ्यूल बचेगा, बल्कि सफर के 10-15 दिन भी बच जाएंगे। तो असल में ये मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं, बल्कि इस नए रास्ते को कंट्रोल करने का भी है। जो कंट्री इस रास्ते को कंट्रोल करेगी, वो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड का गेटकीपर कहलाएगा। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्कटिक ओशन का साहिल है और वह अपने रास्ते पर टैक्स लगाना चाहता है। चाइना की बात की जाए तो वह यहाँ पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। अब अमेरिका को डर है कि अगर वह पीछे रह गया तो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड की चाबी रशिया और चाइना के हाथ में चली जाएगी, जो कि अमेरिका का एक डरावना सपना है। देखा जाए तो ग्रीनलैंड इस पूरे नए रास्ते की एंट्रेंस पर बैठा है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड का मालिक बन जाता है तो वह इस नए समुद्री हाईवे के लिए एक टोल प्लाजा का काम करेगा, और यह वक्त ज्यादा दूर भी नहीं है। एस्टिमेट्स के मुताबिक आने वाले 10-20 सालों में बर्फ और ज्यादा पिघल जाएगी और शिपिंग इंडस्ट्री नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रुख करने लगेगी। पर अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड हासिल कर लिया तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मामला ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई जंग खड़ी कर सकता है। पर कैसे? डेनमार्क नाटो का मेंबर है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने फोर्सफुली ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो यह नाटो का खात्मा होगा। नाटो का उसूल है कि एक एलाई पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अगर अमेरिका अपने ही एलाई डेनमार्क के इलाके पर कब्जा करता है तो नाटो एलाइज आपस में ही लड़ सकते हैं। अगर ट्रंप अपनी जिद में कामयाब हो जाते हैं और ग्रीनलैंड किसी न किसी तरह अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है तो दुनिया पर उसके आउटकम्स इंतहाई संगीन होंगे। पहला, अमेरिका दुनिया का इकलौता आर्कटिक सुपर लीडर बन जाएगा। दूसरा, यूरोप और अमेरिका के दरमियान मौजूद सदियों पुराना भरोसा खत्म हो जाएगा। तीसरा, अमेरिका मिनरल्स का बेताज बादशाह बन सकता है, जिससे चाइना को और झटका पहुंचेगा। चौथा, ग्रीनलैंड में माइनिंग वहां के इकोसिस्टम को बदल सकती है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। और पांचवा, ये कि वहां के मुकामी लोग अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और आजादी खो देंगे। आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ जहां नए रास्ते खोल रही है, वहीं दुनिया के लिए नए खतरे भी पैदा कर रही है। और अगर ऐसा हो गया तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह दुनिया में एक नया माइंडसेट खड़ा हो जाएगा कि जो भी ताकतवर है वो कमजोर पर हमला करके उस पर कब्जा कर ले। ये कहना भी रॉन्ग नहीं कि ग्रीनलैंड का जो भी फैसला होगा वो पूरी दुनिया में आने वाले 100 सालों का फैसला होगा। अब ये अमन का फैसला होगा या फिर वर्ल्ड वॉर 3 का, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है एंटरटेनमेंट प्लस की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।